हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। आइए हम लोग आज कक्षा 9 का विज्ञान शुरू करते हैं और ये लेक्चर नंबर 1 है। हम इसको कह सकते हैं लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम लोग विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। चैप्टर का नाम हम लिख सकते हैं विज्ञान और मापन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग विज्ञान देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध का मतलब कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करने से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं अगर समझाऊं तो आपको सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि पहले हम गैस जला देंगे, उस पर कढ़ाई रख देंगे और उसमें आलू गोभी सब जितने भी सब्ज़ी बनाना है उसमें सब डाल देंगे। नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो पहले हमारे पास आलू होगा, गोभी होगा, दोनों को काटेंगे। काटने के बाद धुलेंगे। धुलने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको कढ़ाई में डालकर फ्राई करते हैं। यानी किसी कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम किसी कार्य को करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब क्रमबद्ध तरीके से। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो क्रमबद्ध तरीके से हम कार्य करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि सावधानी नहीं रखेंगे तो हो सकता है चाकू से आलू काटते समय हाथ कट जाए, या बनाते समय कढ़ाई से हाथ जल जाए, या गैस जलाते समय हाथ जल जाए। तो हमें यहाँ पर दूसरी बात सावधानी भी रखनी होगी। क्या रखनी होगी, सावधानी भी रखनी होगी। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी कार्य को यानी सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करना ही क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। यानी क्रमबद्ध तरीके से जो कार्य करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसको क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। दूसरी चीज़ हम ये भी समझ सकते हैं विज्ञान की परिभाषा में कि विज्ञान को हम मान सकते हैं कि ये दो भागों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। तो किसी भी विषय वस्तु के बारे में सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं स्टॉप करके, किसी विषय वस्तु के बारे में सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा जो हमें विशेष ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ साइंस कौन है, तो इसको हम बोलते हैं, इनका नाम लिख देते हैं फादर ऑफ साइंस का। तो ये है गैलीलियो है। फादर ऑफ साइंस कौन है, गैलीलियो है। अब यहाँ से जो साइंस है इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है जीव विज्ञान और दूसरा है हमारे पास भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान किसे कहेंगे, जिसमें हम जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इनको बायोलॉजी भी बोलते हैं, बायोलॉजी। इसको एक और भी नाम देते हैं और लाइफ साइंस भी नाम देते हैं। लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी या लाइफ साइंस किसे कहेंगे, जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के भी दो भाग होते हैं। पहला होता है जंतु विज्ञान, यानी जिसको बोलते हैं, जंतु विज्ञान को बोलते हैं हम क्या बोल सकते हैं, जूलॉजी। इनको बोल सकते हैं जूलॉजी।
जिसमें जूलॉजी का मतलब होता है, जू मतलब जंतु, लॉजी का मतलब अध्ययन, जिनके हम यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी जंतु विज्ञान में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मानव हो गया, तो ये सब किस में आएंगे, जंतु विज्ञान में आएंगे। दूसरा इसका जीव विज्ञान का दूसरा भाग है वनस्पति विज्ञान। नाम से ही पता है, वनस्पति या पादप विज्ञान भी बोलते हैं, जिसको बॉटनी बोलते हैं। बॉटनी क्या बोलते हैं, बॉटनी, बॉटनी। इसमें किसका अध्ययन करते हैं, बॉटनी में हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उनको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब रही बात कि इनका मतलब फादर कौन है, पिता कौन है जंतु विज्ञान का। जंतु विज्ञान का पिता कौन है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीव विज्ञान का पिता कौन है। तो जीव विज्ञान का जो पिता है यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो हम लिख सकते हैं अरस्तु। कौन है, अरस्तु। और यही जंतु विज्ञान के भी पिता है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। इनके फादर जो है, फादर ऑफ बॉटनी, तो इनको लिख सकते हैं थियोफ्रेस्टस। फ्रेस्टस इनके जनक कौन है या फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। अब इसका दूसरा पार्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के भी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान में होता क्या है कि वस्तुओं अर्थात पदार्थों तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे अब भौतिक विज्ञान के भी दो पार्ट होते हैं। अच्छा, पूछा जाएगा कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो भौतिक विज्ञान के फादर कौन है, गैलीलियो। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान दो प्रकार के हैं मुख्यतः। तो एक तो है आपके पास भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र। तो भौतिकी में क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान यानी इसको आप बोलते हैं भौतिक विज्ञान, यानी इसका पहला पार्ट है फिजिक्स, इसको बोलते हैं फिजिक्स। अच्छा, इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान को। अब भौतिक विज्ञान के दो पार्ट, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। भौतिकी को फिजिक्स बोलते हैं। अच्छा, भौतिकी के पिता को भी हम कहते हैं गैलीलियो, यानी विज्ञान, भौतिक विज्ञान और भौतिकी के पिता कौन है, गैलीलियो। अब इधर देखते हैं रसायन विज्ञान। अच्छा, भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे, भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि हम क्या होते हैं कि जो भौतिक यानी प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे प्रकाश का परिवर्तन हो गया, गति हो गया, अपवर्तन हो गया, चलना हो गया, ये सब क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में क्या होता है कि पदार्थ के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ के आंतरिक भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, यानी पदार्थों के कण के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा विज्ञान। और इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मापन। तो मापन किसे कहेंगे, यानी इसको बोलेंगे इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो इसका नाम दो मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट। तो मापन किसे कहेंगे, मापन का मतलब होता है तुलना करना।
सीधी सीधी बात है, तुलना करना, तुलना करना, तुलना करना। यानी जब आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में जैसे मान लो कि आप कपड़ा खरीदने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, तो कपड़े की दुकान पे जब जाते हैं तो आप जाते हो तो कहते हो कि मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, कोई भी कपड़ा आप 1 मीटर मांगते हो, तो क्या करता है वो आपको उठा कर दे देता है? नहीं ना। तो क्या करेगा, तो उसके पास 1 मीटर स्केल होता है जो कि 100 सेंटीमीटर का होता 100 सेंटीमीटर का होता है या 1 मीटर का हो सकता है। तो वो क्या करेगा, इस स्केल से इस कपड़े को मेजरमेंट करेगा और उतना काट कर आपको दे देगा। यानी उस दुकानदार के पास 2 चीज़ें हैं, एक तो कपड़ा है जो कि उसको नहीं पता है, दुकानदार को नहीं पता है कि ये कितना मीटर है, और दूसरा उसके पास 1 मीटर स्केल है जो कि उस दुकानदार के पास है, और ये इसका फिक्स है कि ये 1 मीटर है। तो ये क्वांटिटी हमें क्या है, ज्ञात है। ये जो मीटर स्केल है ये ज्ञात है, कपड़ा क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा, अज्ञात। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अज्ञात राशि होती है उसकी तुलना हम करते हैं ज्ञात राशि से। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं मापन के लिए। मापन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जब किसी अज्ञात राशि की तुलना, जब किसी अज्ञात राशि की तुलना किससे किया जाता है, ज्ञात राशि से। जब किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से की जाती है इसे ही क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। इसे ही मापन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ज्ञात राशि होनी चाहिए और एक अज्ञात राशि होनी चाहिए जिसकी हम तुलना करेंगे ज्ञात राशि से। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मापने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ लिखा है मापन के लिए आवश्यक। तो मापने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक है, पहला है संख्यात्मक मान और दूसरा है मात्रक। संख्यात्मक मान को एक और नाम देते हैं परिमाण। क्या नाम देते हैं, परिमाण भी बोल सकते हैं, और मात्रक। तो 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको n से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा यूनिट जिसको u से प्रदर्शित हम यहाँ कर रहे हैं। तो 2 चीज़ों की, मापन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। जैसे आप गए हो मार्केट, तो मार्केट गए थे कपड़ा खरीदने के लिए। कपड़ा कितना खरीदे हैं, तो 1 मीटर खरीदे हैं, 1 मीटर लिए हैं। तो यहाँ पे जो मापा गया है 1 मीटर लेंथ से, तो यहाँ पे 2 चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे रही हो, एक तो संख्यात्मक मान है और दूसरा है जो मीटर ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं मात्रक। तो मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, किसका, संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक फार्मूला, मापन बराबर संख्यात्मक मान इंटू यूनिट। ये आपको याद रख सकते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। संख्यात्मक मान और यूनिट। ये आ नहीं रहा है, इसको हम चाह रहे हैं कि इसको घेर दें। ठीक है, और ये याद रखना है। तो यहाँ से हम समझ गए मापन और मापन
के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या है। अब हम समझेंगे कि मात्रक क्या होते हैं। मात्रक क्या होते हैं। तो पहले हम मात्रक समझने से पहले हम भौतिक राशियाँ समझ लेते हैं कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसको, एक तो इसको दो पहलू है, तो हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली बात कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसको मापा जा सके, मापा जा सके। और दूसरी चीज़, इसको अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके। तो वे राशियाँ जिनको मापा जा सके और अनुभव किया जा सके उन्हें क्या बोलेंगे, भौतिक राशियाँ। दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भौतिक के नियमों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक में जितने नियम आती हैं भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं। और ये भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की। पहली आधारी राशियाँ और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, आधारी राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। अगर आपसे भौतिक की परिभाषा पूछा जाए तो सिंपल सी बात है कि वे राशियाँ जिनको मापा जा सके, जिनका अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, दोनों, मापा और अनुभव दोनों, तो उसे कहेंगे भौतिक राशियाँ। जैसे एग्जाम्पल में मैं दूँ, जैसे हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई को भी मापा जा सकता है, द्रव्यमान को भी मापा जा सकता है। द्रव्यमान, लंबाई चौड़ाई सब एक ही होता है। द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। लेकिन इधर में कुछ राशियाँ, जैसे मान लीजिए कि है रोना, दूसरा हो जाएगा हंसना, तीसरा हो जाएगा चलना। तो ये क्या भौतिक राशियाँ हैं? नहीं, ना रोना भौतिक राशि है, ना हंसना भौतिक राशि है, ना चलना भौतिक राशि है। ठीक है, तो ये तीनों भौतिक राशियाँ नहीं है, क्योंकि अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन इसे माप नहीं सकते। ये नहीं बता सकते ये कितना है। जैसे मान लो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आज 2 kg मैंने हंसा? नहीं बोल सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि आज मैं 100 kg रोया, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये सब भौतिक राशियाँ नहीं होगी। लेकिन हाँ, लंबाई आपकी भौतिक राशि हो सकती है, द्रव्यमान भौतिक राशि हो सकती है, ताप भौतिक राशि हो सकती है, वेग भौतिक राशि हो सकती है, संवेग भौतिक राशि हो सकती है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है भौतिक राशियों के प्रकार में अगर हम आधारी राशियाँ कहते हैं, तो आधारी राशियाँ यानी जिसको बोलते हैं एकदम आधार, यानी मूल कह सकते हैं। इसको आधारी राशियाँ बोल लो या मूल राशियाँ भी बोल सकते हैं। मूल राशियाँ भी बोल सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैं अगर पूछूं कि बताइए कि लंबाई किससे मिलकर बनी है, दूसरी बात मैं ये पूछूं कि क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है, तो क्षेत्रफल के बारे में अगर मैं ये जानूं तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ तो क्षेत्रफल हमें पता चल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना है, लेकिन लंबाई किससे मिलकर बना है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि किसी से मिलकर नहीं बना है, ये स्वयं अपने आप है, अपने आप में लंबाई है। तो ये
जो है पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, तो ये कहलाएगा आधारी राशियाँ। और यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न का मतलब होता है दूसरे से उत्पन्न, तो यहाँ पे क्षेत्रफल आधारी राशियों की सहायता से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो आधारी राशियाँ क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, किसी से मिलकर बनी नहीं होती हैं। जबकि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, आधारी राशियों की सहायता से मिलकर बनी होती हैं। तो यहाँ लंबाई भी आधारी राशियाँ हैं, चौड़ाई भी आधारी राशि है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, ये सब क्या है, तीनों एक ही चीज़ है, क्योंकि तीनों को हम मीटर में ही मापते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आधारी राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, आधारी राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो पूर्ण रूप से क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो कि आधारी राशियों से मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, आयतन भी कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होते हैं, हाइट, इससे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो इनसे मिलकर बनी होती हैं। अब आधारी राशियाँ जो होती हैं 6 होती हैं। आधारी राशियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, तो 6 होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं, तो लंबाई हो जाएगा, लंबाई है, द्रव्यमान है, लंबाई द्रव्यमान हो जाएगा, समय है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, ताप हो जाएगा, ताप हो जाएगा। तो कितने हो गए, ये लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया। तो 1 2 3 4 5, एक कौन सा छूट रहा है, ज्योति तीव्रता। हम क्या बोल सकते हैं, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ये 6 होती हैं। एक और आता है जो कि पदार्थ की मात्रा, तो वो बाद में शामिल किया गया है जब एसआई पद्धति आई तब, लेकिन हमारे पास ये ही मूल राशियाँ हैं और इनकी संख्या कहीं कहीं साथ मिलती है जब पदार्थ की मात्रा को शामिल कर लेते हैं तो। ठीक है, तो एक बार फिर से परिभाषा सुन लेंगे। वे भौतिक राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, आधारी राशियाँ कहलाती हैं या मूल राशियाँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो आधारी राशियों की सहायता से मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी बताइए, जो पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सबसे बताइए कि यहाँ क्लास चल रही है और सबको शेयर कीजिए। थैंक यू।